क्लास 10th चैप्टर 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण। यानी कि अम्ल को बोलेंगे एसिड, क्षारक को बोलते हैं हम लोग बेसेस एवं लवण को बोलते हैं सॉल्ट्स। ठीक है, तो एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। देखिए, अम्ल को एसिड कहते हैं, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये याद रखिएगा। ये नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। ठीक है, ये जलीय विलयन में यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। ठीक है, एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है खट्टा। तो एसिड का मतलब होता है खट्टा। ठीक है, इसका पीएच का वैल्यू होता है 7 से कम, ये भी याद रखिएगा। प्रबल अम्ल, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और ये नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, यही स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि हमें स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारा स्टमक में होते हैं, पेट में होते हैं। ठीक है, जब खाना खाते हैं तो ये रिलीज होता है, जब ज़्यादा खा लेते हैं तो उल्टी करते हैं तो HCl होता है वो। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ये प्रबल अम्ल होते हैं। प्रबल अम्ल का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ठीक है, दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड किसको कहते हैं? दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड किसको कहेंगे? तो एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड, ये तीनों जो होते हैं दुर्बल अम्ल होते हैं। समझ में आ गया? यानी कि दुर्बल अम्ल का मतलब होते हैं वीक एसिड होते हैं। सांद्र अम्ल, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। ठीक है, यानी कि कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब सांद्र अम्ल, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है, जिसमें अम्ल यानी कि एसिड अधिक हो जबकि जल अल्प मात्रा में होता है, यानी कि जल कम हो। ठीक है, एसिड अधिक हो जल कम हो तो उसको हम लोग सांद्र अम्ल कहते हैं, यानी कि कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं। ठीक है, तनु अम्ल जिसको बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड किसको कहते हैं? तनु अम्ल, जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में हो, यानी कि अम्ल कम हो, अम्ल कम हो और जल अधिक हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तनु अम्ल, यानी कि डाइल्यूट एसिड कहते हैं। ठीक है, सांद्र अम्ल बिल्कुल ये अपोजिट है, जिसमें अम्ल अधिक हो, ठीक है, और जल अल्प मात्रा में हो, कम हो, तो उसको हम लोग सांद्र अम्ल यानी कि कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं। समझ में आ गया? तो ये आपको एसिड के बारे में जानकारी था। एसिड उसे कहते हैं जिसका पीएच का वैल्यू 7 से कम होता है। ठीक है, जितना कम पीएच वैल्यू वही उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। अगर हमने आपसे कहा कि एक पीएच का वैल्यू 2 है, पीएच का वैल्यू 5 है, पीएच का वैल्यू 6 है, पीएच का वैल्यू 4 है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? पता है, पीएच का वैल्यू जिसका 2 है वही स्ट्रॉन्ग एसिड है। समझ में आ गया आपको? अगर आपसे कोई कहे कि अम्ल के 4-5 एग्जाम्पल बताओ तो क्या बताइएगा? ऑरेंज खट्टे होते हैं, ठीक है, और फिर लेमन, नींबू, ये भी खट्टा होता है। ठीक है, ऐसे ही जो कच्चे आम होते हैं वो भी क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर वह खट्टा है तो समझिए कि वह अम्ल है, एसिड है। ठीक है, क्षारक यानी कि बेस के बारे में समझते हैं। बेस देखिए कड़वे होते हैं। अब कड़वे चीज़ें क्या होते हैं? बेस, अगर आपसे कोई कहे कि बेस के 4-5 एग्जाम्पल बताइए तो कैसे बताइएगा? देखिए, बेस का मतलब हो गया जैसे कि करेला, ठीक है, वो कड़वे होते हैं। साबुन खाकर देखो, साबुन कड़वे होते हैं, सर्फ कड़वे होते हैं, शैम्पू कड़वे होते हैं। ठीक है, यानी कि ये सब बेसेस हैं। समझ में आ गया आपको? तो अगर आपसे कोई कहे कि बेस के एग्जाम्पल बताओ तो क्या बोलिएगा आप? साबुन बोल दीजिए, साबुन कड़वा होता है। चेक कर देख लीजिए, सर्फ कड़वा होता है, शैम्पू कड़वा होता है, सबसे बेहतर करेला जो हम लोग खाते हैं वो कड़वा होता है। ठीक है, तो क्षारक के क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज जानते हैं। ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, ये लाल लिटमस को नीला में बदल देता है। समझ में आ गया? लाल लिटमस को नीला में बदलता है, उसको हम लोग बेस कहते हैं, और जो नीले लिटमस को लाल में बदल देता है उसको हम लोग एसिड कहते हैं। ये चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, ये देख लीजिए, ये जो बेस होते हैं ये हाइड्रो ऑक्साइड आयन बनाते हैं। ठीक है, OH आयन बनाते हैं। ठीक है, जलीय विलयन में यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में ये OH आयन बनाते हैं, यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड आयन बनाते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब प्रबल क्षारक, प्रबल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन कौन से हैं? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये जो तीनों है ना, फिर ये क्या है? प्रबल क्षारक हैं।
यानी कि स्ट्रॉन्ग बेसेस हैं। समझ में आ गया। देखिए बेसेस का क्या पहचान होता है, OH रहेगा तो बेस हो जाएगा, ये याद रखिएगा, OH रहेगा तो बेस हो जाएगा। और एसिड का क्या पहचान होता है, हाइड्रोजन रहेगा तो एसिड हो जाएगा, हाइड्रोजन रहेगा तो एसिड हो जाएगा। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। दुर्बल क्षारक यानी कि वीक बेसिस किसको कहेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्षार यानी कि अल्कली किसको कहते हैं, ये याद रखिएगा चीज़ें। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक यानी कि जो बेस होते हैं अगर वह जल में घुल जाए तो उसको हम लोग अल्कली कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, समझ में आ गया। ये जल में घुलनशील होते हैं इसलिए इसको हम अल्कली कहेंगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्या है, अल्कली है। ठीक है, अल्कली है। और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्या है, क्षार है। ठीक है, क्योंकि ये तीनों जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों बेसिस हैं, लेकिन ये जल में घुलनशील है इसीलिए इसको हम लोग क्षार यानी कि अल्कली बोलेंगे। समझ में आ गया आपको। अब जानते हैं हम लोग लवण। बहुत सिंपल आसान चीज़ें हैं। लवण यानी कि सॉल्ट यानी कि नमकीन चीज़ें, जो भी हम लोग नमकीन वगैरह खाते हैं, नमक वगैरह खाते हैं, डेट इज़ कॉल्ड सॉल्ट। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है लवण अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। लवण यानी कि सॉल्ट, लवण अम्ल का क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। अम्ल और क्षारक यानी कि एसिड और बेस को अगर आप अभिक्रिया करवाइएगा तो आपको लवण मिलेगा। चलिए हम लोग देखते हैं। एसिड की बात है ना, तो एसिड में मैंने ले लिया HCl, ठीक है, प्लस, और फिर मैंने क्या ले लिया, क्षार में मैंने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। जब इसको हम रिएक्शन करेंगे तो पता है क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा, सोडियम NaCl, ये Cl है याद रखिएगा, Cl हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, Cl NaCl बनेगा और फिर क्या बन जाएगा, वाटर बनेगा। ठीक है, तो ये जो NaCl है ना, यही हमारा सॉल्ट है यानी कि लवण है, क्योंकि ये एसिड हो गया और ये बेस हो गया। और जब मैंने इसको रिएक्शन करवाया तो सोडियम यानी कि NaCl बना, सोडियम क्लोराइड बना। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड ये क्या होते हैं, लवण होते हैं, सॉल्ट होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर आपसे कोई पूछे कि सॉल्ट के नाम बताओ तो कोई भी आप एक एसिड लिख दीजिए और एक बेस लिख दीजिए और दोनों को रिएक्शन करवाइएगा तो जो बनेगा वही आपका सॉल्ट होता है यानी कि लवण होता है। ठीक है, और वाटर तो बनेगा ही बनेगा, ये याद रखिएगा चीज़ें। समझ में आ गया आपको। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं हम लोग सूचक यानी कि इंडिकेटर्स। किसके, सूचक। देखिए जो भी चीज़ें होते हैं अम्ल और क्षार, हम चख कर पहचान सकते हैं कि हाँ ये अम्ल है, ये बेसिस है, यानी कि ये एसिड है और ये बेसिस है। ठीक है, ये तो बात सही है, लेकिन बहुत कुछ ऐसे भी होते हैं केमिकल चीज़ें, अगर हम उसको चखेंगे तो हो सकता है कि हम मर जाएं, या तो हो सकता है हमारा स्किन खराब हो जाए। ठीक है, या हमारा बॉडी हार्मफुल हो जाए, डिफेक्ट हो जाए। तो हम हर चीज़ों को नहीं ना चख सकते हैं, इसीलिए इंडिकेटर्स होते हैं यानी कि सूचक होते हैं। यह क्या करता है कि अम्ल और क्षारक का आराम से पहचान करवा देता है। तो सूचक किसी दिए गए विलयन में, विलयन का मतलब ये घुल गए, विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। इंडिकेटर्स अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। बस हम लोग का जांच हो गया, चखना नहीं पड़ा, हम बच गए। ठीक है, हो सकता है कि अगर हम चख लें मर जाए, तो ये गलत है ना, इसीलिए इंडिकेटर सही है। समझ में आ गया। जो अम्ल और क्षारक को मेजरमेंट करता है, जांच करता है, उसको हम लोग इंडिकेटर्स कहते हैं। समझिए कि सूचक इंडिकेटर्स 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक सूचक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नेचुरल इंडिकेटर। कृत्रिम सूचक यानी कि सिंथेटिक इंडिकेटर, और गंधीय सूचक यानी कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, अब समझते हैं प्राकृतिक सूचक यानी कि नेचुरल इंडिकेटर किसको कहते हैं। याद रखिएगा ये पौधों से में पाए जाते हैं। ठीक है, ये प्राकृतिक सूचक ये पौधों में पाए जाते हैं, जैसे कि लिटमस, लाइकेन से ही ये लिटमस प्राप्त होता है, और लाल पत्ता गोभी। ठीक है, और फिर हाइड्रेजिया, पौधों के फूल, और हल्दी। ये चारों प्राकृतिक सूचक हैं।
लिटमस 1, लाल पत्ता गोभी, ठीक है, 2 हो गया, और हाइड्रेजिया पौधों के फूल 3 हो गए, और फिर हल्दी 4, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें प्राकृतिक सूचक यानी कि नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। समझ में आ गया। अब कृत्रिम सूचक यानी कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स यानी कि जो मनुष्य ने बनाया है, तो ये रासायनिक पदार्थ हैं। कृत्रिम सूचक जो होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ये रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे कि मेथिल ऑरेंज हो गए, फिनोल्फथेलिन, ठीक है। ये 2, ये सब समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये जब बताएंगे तो। गंधीय सूचक यानी कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है, यानी कि एसिड या बेस के माध्यम में बदल जाता है, जैसे कि प्याज, ठीक है, प्याज का रस हो गया, फिर लौंग तेल, ये सब। अब यहाँ से अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जब मैं बताऊँगा। देखिए, प्राकृतिक सूचक जो होते हैं ये 4 होते हैं, 1 2 3 4। लिटमस, ठीक है, अगर हम ब्लू, ये लिटमस ये लाइकेन के प्लांट से प्राप्त होते हैं। अगर ब्लू लिटमस है, ठीक है, तो अम्ल के प्रेजेंस में आते ही ये लाल हो जाता है, ठीक है। और अगर लाल लिटमस रहेगा तो क्षार यानी कि बेस के प्रेजेंस में आते ही नीला में बदल जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है आपसे कि कौन ऐसा चीज़ है जो ब्लू लिटमस को लाल में बदल देता है, ठीक है। ब्लू लिटमस को लाल में बदल देता है वो अम्ल होता है, और लाल लिटमस को नीले में बदल देता है वह क्षार होता है यानी कि बेस होता है। ये चीज़ें याद रखिएगा। अब समझते हैं लाल पत्ता गोभी का रस। लाल पत्ता गोभी का रस जो होता है, अगर अम्ल के प्रेजेंस में आएगा तो ये लाल ही रहेगा, ठीक है, समझ में आया। और फिर लेकिन ये क्षार के प्रेजेंस में आएगा, लाल पत्ता गोभी आप देखे हो, क्षार के प्रेजेंस में आएगा तो ये हरा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट समझते हैं हल्दी। हल्दी अगर अम्ल के प्रेजेंस में आएगा तो कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। अम्ल के प्रेजेंस में आएगा, जैसे कि हल्दी मान लीजिए कि आप कपड़े पर लगा लीजिए और इसको कपड़े पर लग जाते हैं हल्दी। अब हल्दी जब लग गए तो एसिड के प्रेजेंस में आएगा तो कोई बदलाव होगा ही नहीं, एज इट इज़ रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वह बेस के प्रेजेंस में आएगा, यानी कि इसको सरफ वगैरह से आप धोइएगा तो ये लाल में बदल जाएगा। ये याद रखिएगा चीज़ें, ठीक है। अब नेक्स्ट है चौथा, हाइड्रेजिया के फूल का रस। जब ये अम्ल के प्रेजेंस में आएगा तो नीला हो जाएगा, और जब ये क्षार के प्रेजेंस में आएगा तो गुलाबी हो जाएगा, ठीक है। तो प्राकृतिक सूचक यानी कि नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, समझ में आ गया। नेक्स्ट समझते हैं कृत्रिम सूचक यानी कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स। देखिए फिनोल्फथेलिन, ठीक है, फिनोल्फथेलिन जो होता है ये रंगीन हो जाएगा यानी कि कलरलेस हो जाएंगे जब ये अम्ल के प्रेजेंस में आएगा तो, ठीक है। और जब क्षार के प्रेजेंस में आएगा तो ये गुलाबी हो जाएगा। क्लियर। मेथिल ऑरेंज जो होते हैं ये जब अम्ल के प्रेजेंस में आएगा तो लाल हो जाएगा, और जब ये क्षार के प्रेजेंस में आएगा तो पीला हो जाएगा। क्लियर, ये याद रखिएगा चीज़ें। नेक्स्ट समझते हैं अब हम लोग गंधीय सूचक यानी कि इसको क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। प्याज का रस, ठीक है, प्याज का रस जो है अगर अम्ल के प्रेजेंस में आएगा तो ये तीक्ष्ण गंध हो जाएंगे यानी कि इसका गंध बढ़ जाएगा, ठीक है। और क्षार के प्रेजेंस में आएगा तो कोई गंध होगा ही नहीं, गंध को ही ख़त्म कर देगा, ठीक है। ये क्षारक माध्यम में बदल जाता है, क्षारक माध्यम में बदल जाता है, अम्लीय हो या क्षारक, अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाते हैं, ठीक है। वैनिला जो है अगर अम्ल के प्रेजेंस में आएगा तो समान गंध रहता है, और जब क्षार के प्रेजेंस में आएगा तो कोई गंध होगा ही नहीं, ठीक है, यानी कि ख़त्म हो जाएगा। लौंग का जो तेल होता है अगर यह अम्ल के प्रेजेंस में आएगा तो समान गंध रहती है, गंध इसका समान रहेगा, ठीक है, कोई भी चेंजिंग वगैरह नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही क्षार के प्रेजेंस में आएगा तो यह गंध भी ख़त्म हो जाएगा, समझ में आएगा, कोई गंध नहीं रहेगा। समझ में आ गया आपको। तो अब इसके बाद जो वीडियो आएंगे वह धातु की अभिक्रिया, बहुत अच्छे तरीके से ये सब बताऊंगा मैं, पॉप टेस्ट, ये सब चीज़ें क्या होते हैं, ये
सब कैसे होते हैं मैं चाहूँ तो अभी भी बता सकता हूँ, लेकिन उतना टाइम नहीं है जो मैं आपको ये सब चीज़ें बताऊँ। ठीक है, ये सब बहुत ही आसान से, कुछ नहीं है। मैं अगर बोलता रहूँ ना तो चपर चपर बोलता रहूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बार जो वीडियो लेकर आऊँगा तो कॉपी पर लिख कर और अच्छे से बताया भी करेंगे आपको। ओके।